हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु अकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर का। और करंट अफेयर के इस वीडियो में लास्ट में आपको एक जीके क्विज मिलेगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और उसका आंसर अगले पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये कल के क्विज का प्रश्न है, यानी जो 27 नंबर का वीडियो अपलोड किया गया था, 27 पार्ट का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था और ये झारखंड के सिंहभूम से शुरू किया गया था। इसी से जुड़ा एक और है प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। खनन नियमों में ढील देने के लिए दो कानूनों में से माइंस एंड मिनरल्स अधिनियम 1957 और कोल माइंस यानी स्पेशल प्रोविजन 2015 में संशोधन के लिए खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया तथा अब कंपनियों को खदानों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी गई है। तो इसमें बोली लगाने की अनुमति दी गई है किसी भी कंपनी को, यानी वो बिजली, लोहा इस्पात या इस्पात कोयला हो, इनमें से कोई भी कंपनी अब बोली को लगा सकेगी। और कोयला खान अधिनियम जो आया हुआ है आपका, कोयला खान अधिनियम आपका है 1973। ये अपर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। 1973 में आया हुआ है कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973। और 1 मई 1973 को भारत के कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 मई 1973 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1973 में। CMS कॉप 13 में भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में उस संरक्षण के अंतर्गत कुल कितने पक्षियों की प्रजातियों को रखने की बात की गई है। जो कॉप 13 हुआ है उसमें कुल कितने पक्षियों को रखने की बात की गई है, तो 101 यानी 101 पक्षियों को रखने की बात की गई है। और अगर हम देखें IUCN द्वारा भारतीय पक्षियों की प्रजाति संकटग्रस्त हैं, तो कुल 67 जो है भारतीय पक्षियों की प्रजातियां जो हैं संकटग्रस्त हैं। और अगर आप देखें कि ये जो रिपोर्ट है काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि इसमें देखिए लगभग 67 पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो खतरे में हैं। और प्रजातियों को जो संरक्षण रखने की बात की गई है 101 में रखने की बात की गई, 101 लगभग रखने की बात की गई है। लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो जिसको बोलते हैं, 2020 किन कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये कंपनियां थीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इन सभी के साथ जो है डिफेंस एक्सपो में लखनऊ में जो आयोजित हुआ था, इसमें सब पे हस्ताक्षर किए गए हैं। साइकिलिंग स्पर्धा 6 डे बर्लिन 2020 जर्मनी में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो एसो अल्बेन ने पुरुषों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और ये साइकिलिंग स्पर्धा जो था 6 डे का था, वो बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में है। तो यहाँ पे आयोजित हुआ था और ये हैं भारतीय साइकिलिस्ट जिसका नाम है एसो अल्बेन। तो ये भी आपको पूछ सकता है एसो अल्बेन किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको बताना होगा साइकिलिस्ट से हैं। एसो अल्बेन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं और यह जो हैं अंडमान निकोबार के हैं। एसो अल्बेन भारत के अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं। चेक गणराज्य के टॉमस बबेक ने रजत पदक जीता है, जिसमें जो रजत पदक जीते हैं रजत पदक जीता है चेक गणराज्य के टॉमस बबेक ने। और जर्मनी के मैकमिलन विलेब ने कांस्य पदक जीता है। एसो अल्बेन को आर प्रागनंदा के साथ संयुक्त रूप से इस वर्ष का सबसे युवा खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया गया है। एसो अल्बेन और दिया गया है आर प्रागनंदा को, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। एक प्रतियोगिता और हुई थी जिसका नाम है स्प्रिट व्यक्तिगत स्पर्धा और इसने जर्मनी के मैकमिलन लेनी को स्वर्ण पदक, इसमें जर्मनी का जो मैकमिलन लेनी है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये 6 डे बर्लिन में संपन्न हुई है। हाल ही में विद्या बाल का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह एक जानी मानी क्या थी, तो विद्या बाल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका निधन हो गया। वह एक नारीवादी लेखिका भी थी। विद्या बाल जी
कई पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश के अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी हैं। विद्या बाल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश में 5 से 8 फरवरी के बीच पर कहाँ आयोजित किया गया था? तो डेफ एक्सपो आपको पता है, अभी आपने एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं कि लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था। कैवा संस्करण था? 11वां संस्करण था। इसका विषय क्या है? भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। विषय था भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। यह भारत सरकार का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, 2 वर्ष पे आयोजित होता है। एक्सपो में मुख्य फोकस था रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन। रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन जो था, डिजिटल परिवर्तन पे ये मुख्य फोकस था और 124 से ज़्यादा ज्ञापनों पर समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह किस संस्था से संबंधित पोर्टल है? तो भुवन पंचायत 3.0 जो है वो संबंधित है इसरो से। ये इसरो से संबंधित है। भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपग्रह एप्लीकेशन है। इसके द्वारा यूज़र पृथ्वी को 2D और 3D के रूप में देख सकते हैं। किससे? भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल से, यानी जो हमारा अर्थ है उसको आप 2D और 3D में दोनों में देख सकते हो। और इसको शुरू किया गया था 2009 में। 2009 में केंद्र सरकार ने किसकी जयंती पर दिल्ली के 2 संस्थानों यानी प्रवासी भारतीय केंद्र तथा विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलने की घोषणा की है? ये हैं सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र तथा विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलने की घोषणा की गई है। और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम होगा सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम होगा, सुषमा स्वराज भवन इनका नाम होगा। और विदेश सेवा संस्थान का नाम होगा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। और आज का ये प्रश्न है, यानी आज का ये क्विज़ है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड संस्थान कहाँ पर स्थित है। और इसका आंसर हम कल के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।